हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंसंट्रेशन को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो कई यूनिट्स हम लोगों ने देखा था। पहला था वेट बाय वेट, उसका डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, उसका भी डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। ठीक है, आज हम लोग तीसरा देखेंगे वेट बाय वॉल्यूम, चौथा देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पांचवा देखेंगे पार्ट्स पर बिलियन और अगला देखेंगे मोल फ्रैक्शन, जितना आज हो सकता है, क्योंकि कुल हमको 9 पढ़ना था। बात समझ में आ रही है। और फिर मैंने कहा था कि इनमें से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो उसका मैंने एक ट्रिक बताया था कि भैया या बच्चों, जिस कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम का टर्म आ जाएगा, आयतन का टर्म, आयतन आ जाएगा, वह टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा, और जिसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। इस तरह के सवाल बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आसान तो है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 2 हमने किया था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, वेट बाय वेट में कोई वॉल्यूम नहीं है तो वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम आ गया वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और तीसरा देखते हैं बच्चों। थर्ड वन इज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इस तरह लिखते हैं। समझ में आ रहा है। क्या देखेंगे हम लोग, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट क्या होगा, सॉल्यूट का वेट होगा, और वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट। बात समझ में आ रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट। अगला इसमें है सेकंड पॉइंट, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट, ये कहां पे लगाते हैं, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट, ठोस सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन। जब सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो तो किसका उपयोग करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम का उपयोग हम लोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है, किसका उपयोग करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है, वेट किसके लिए होगा, सॉल्यूट के लिए होगा, और वी किसके लिए होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूट हमेशा ग्राम और सॉल्यूशन क्या होगा, ml में। तो क्लियर हो गया फॉर्म वहां से। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो दिस इज द फार्मूला to find the weight by volume percentage of any solute। तो क्या होगा, जब कोई सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो तो उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसको छापते रहिएगा। क्लियर हो रहा है। तो 3 हम लोगों ने देख लिया, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तीसरा हम चौथा देखेंगे पीपीएम। क्या देखेंगे, पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वाला आता नहीं है लेकिन इसका सीधे फार्मूला कई बार पूछ चुका है। तो पीपीएम तो सबसे पहले जानेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो 1 मिलियन, मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है, 10 lakhs। कितना होता है, 10 लाख रुपया वाला। ठीक है ना, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, और 10 लाख मतलब कितना जीरो, 10 to the power 6।
10⁶। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा, 1 पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का एक पार्ट प्रेजेंट हो 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का एक पार्ट प्रेजेंट हो 1 मिलियन सॉल्यूशन में, या इसको और क्या लिख सकते हैं, और 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 10⁶ मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूट का एक पार्ट 10⁶ मिलियन ऑफ सॉल्यूशन में उपस्थित है, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अगला पॉइंट, यह हम वहां उपयोग करते हैं, दिस यूनिट यूज्ड व्हेन सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी लो अमाउंट, जब किसी सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित हो, बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, ppm। ठीक है, अरे यार 10⁶ मिलियन बहुत होता है यार, 10 लाख 10⁶। ठीक है, तो 10⁶ मिलियन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट उपस्थित है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब देखो अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के 1 मिलियन अमाउंट में, तो यह एक प्रकार का वेट बाय वेट ही है। तो कैसे होगा, देखो ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं, छाप तो लिए ही होगे, तो क्या होगा, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना, 10⁶। या इसी को और क्या लिख सकते हैं, और ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन को सॉल्वेंट लिख सकते हैं, सॉल्वेंट में घुसा रहे हैं ना, डाल रहे हैं बेटा, तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁶। ठीक है, तो जब सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में हो, तो वहां पे जो कंसंट्रेशन का उपयोग करेंगे यूनिट का, वह क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और अगला पॉइंट है मैं लिख रहा हूं, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं पर भी हमने वॉल्यूम का टर्म, ये तो वाला, सॉरी इसको मिटा दो, ये समझ रहे हो, पहले वाला था, यहां पर कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इस नाते यह टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब इसका पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग देखे होगे, अखबार पढ़ते हो भैया, प्रदूषण में यह गैस कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ppm उपस्थित है। समुद्र में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है ना, वह ppm में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जितना भी हमारे प्रदूषण वाली जो गैसेज होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वह ppm में ही उपयोग की जाती हैं। 5.2 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन 10⁶ मिलियन ऑफ आवर ऑल ऑक्सीजन, मतलब जितना भी इन्वायरमेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो प्रदूषण वाली जो भी गैसेज है, या हमारे प्रदूषण का जो यूनिट है, अमाउंट ऑफ गैसेज इन आवर इन्वायरमेंट इज रिप्रेजेंटेड या इज एक्सप्रेस्ड बाय ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर हो रहा है? 10⁶ याद रखिएगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए यहां तक। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? आओ स्क्रीनशॉट या नोट्स यही है, नोट्स लिखते चलो, इसमें कुछ बहुत हमको लिखवाना नहीं है। बढ़ूंगा आगे। अब है ppb, चौथा नहीं पांचवा, ppb पार्ट्स पर बिलियन, तीसरा चौथा पांचवा है ना। ppb सब कुछ सेम है,
पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन मतलब 100 करोड़, सॉरी 100 करोड़, करोड़ की अंग्रेजी हमको वो स्पेलिंग नहीं आती, उतना रुपये नहीं है तो करोड़ कैसे लिख पाएंगे। 100 करोड़, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम होगा। यहां पर क्या होगा, व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट वेरी वेरी लो, बहुत ही कम, वेरी वेरी लो अमाउंट, वेरी वेरी लो अमाउंट। तो यहां पर क्या होगा, एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट, 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 बिलियन ऑफ सॉल्यूशन, 1 बिलियन ऑफ सॉल्यूशन मतलब 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 सब कुछ यही होगा। तो पीपीबी इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, या इसको सॉल्वेंट लिख सकते हो, इनटू 10 टू द पावर 9। तो पीपीएम जब होगा पार्ट्स पर मिलियन तो 10 टू द पावर 6 दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और पीपीबी जब होगा तो 10 टू द पावर 9। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट, बोलो। और यह टेम्परेचर क्या होगा, यह भी क्या होगा, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यह भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आया है। क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, वेट बाय वेट प्रीवियस वीडियो में, वेट बाय वेट, दूसरा क्या था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा था वेट बाय वॉल्यूम, चौथा था पीपीएम, यह पांचवा है पीपीबी, और छठवां हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब। अगला आइए छठवां, मोल फ्रैक्शन की बात हम करने जा रहे हैं। आई होप छाप लिए होगे, नोट्स बनाते चलिए, समझ में आ रहा है बात, चलिए छाप लिए होंगे, बढ़ा जाए। चलो 6th, तो सूख जाए, कपड़ा भीगा हुआ था। मोल फ्रैक्शन, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये और इम्पॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स मतलब है तो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हमने सॉल्यूशन देखा था, सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्यूट हो और दूसरा क्या हो, सॉल्वेंट हो। ठीक है, इसको मान लो कंपोनेंट एक, कंपोनेंट ए कंपोनेंट सॉल्यूट, और इसको मान लो कंपोनेंट बी। तो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट कई प्रकार का, कई हो सकता है, मतलब एक सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट हो सकता है, एक सॉल्वेंट में, अरे यार जैसे गिलास पानी लो, चीनी डाल दो, तो एक सॉल्वेंट पानी हो गया और चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, एक गिलास पानी और लो, एक में चीनी डालो फिर उसी में नमक डाल दो, तो दो सॉल्यूट हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है। फिर एक गिलास पानी लो, उस पर चीनी डालो, नमक डालो, फिटकरी डालो, तो सॉल्वेंट एक होगा, सॉल्वेंट एक होगा, सॉल्यूट बहुत सारा कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सॉल्यूशन को मैंने लिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट को हमने कंपोनेंट ए मान लिया और सॉल्वेंट को हमने क्या मान लिया, कंपोनेंट बी। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दो, ठीक है, अब मान लीजिए इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, Na है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, Nb है। ठीक है, इसका वेट दिया है Wa, इसका वेट दिया है Wb, इसका मॉलिक्यूलर मास Ma, इसका मॉलिक्यूलर मास Mb। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन अलग अलग कंपोनेंट निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज, किसी का भी फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स कौन कौन सा, Na और Nb, Na प्लस
एन बी, या इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स एन ए एन बी। बात समझ में आ रहा है। फिर क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। समझ में आ रहा है। अगर आप 3 कंपोनेंट ले लो सॉल्यूट, जैसे मान लो हमने ले लिया सॉल्यूट 2, सॉल्यूट ले लिया ए और बी, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या ले लिया, सी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, एन ए अपॉन क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। समझ में आ रहा है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। समझ में आ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होगा, एन ए सॉरी एन सी होगा, एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। कहने का क्या तात्पर्य है, कितना भी सॉल्यूट हो, किसी एक कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ना, तो उसका मोल अपॉन टोटल मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है। और दिस इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब दो का फ्रैक्शन जब जोड़ेंगे, जैसे मान लो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जब जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 3 कंपोनेंट है तो तीनों का जोड़ोगे तो एक्स ए एक्स बी और एक्स सी इज इक्वल टू 1। जैसे देख लो, छाप लो, मैं समझा रहा हूं, बढ़ा जाए। मतलब जितने भी कंपोनेंट हैं किसी सॉल्यूशन में, दोनों कंपोनेंट को जोड़ोगे, अरे यार इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, एलसीएम लोगे तो 1 आएगा। इसको यहाँ रख दोगे तीनों को, यह प्लस यह हमेशा कितना होगा, 1 आएगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितना भी कंपोनेंट हो और उन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। छाप ली होगी, मिटाओ रहा हूं मैं, मिटाऊं। अब जैसे देखो 2 ही कंपोनेंट लेके चलते हैं, 3 भी आ जाएगा, बहुत सिंपल है। मैंने बोला है दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1, ठीक है। अब यहां से यह मान लो क्या हो, गिवन हो, और इसको आपको क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए। तो एक का अगर निकल जाए, तो एक का अगर पता है तो 1 में से दूसरे का उसको घटा देंगे तो जो दिया है वो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो क्या था, मान लो एक्स ए इज इक्वल टू क्या था, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। यही फार्मूला था, एक का निकाल रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होगा, उसका वेट अपॉन एम में मोलर मास होगा, ठीक है। एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ बी अपॉन एम बी। यह वैल्यू यहाँ पुट करो। एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यह भी एक फार्मूला होगा। क्लियर हो। जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 40 ग्राम, सीधे लिखो, 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 36 ग्राम H2O। 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 36 ग्राम H2O में। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड H2O। NaOH एंड H2O, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड H2O। हो जाएगा यार, बहुत सिंपल है। यहाँ सोल्यूशन देखो, इसका वेट NaOH का कितना दिया है, 40, और H2O कितना दिया है, 36, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। इसका मोलर मास कितना होता है, 40, इसका मोलर मास कितना होता है, 18। तो इसका मोल्स निकल जाएगा 40/40, NaOH का 1 आएगा, इसका क्या होगा, H2O का 2 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना होगा, 1/3। हो रहा क्लियर। वेट दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आप रख सकते हो, ठीक है। तो आज इतना हुआ बेटा, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।